आप सभी का बीकॉम पार्ट सेकंड की कक्षा में क्लास में स्वागत है। आज हम EAFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट में रेशियो एनालिसिस की जो सीरीज चल रही थी, व्याख्यान माना चल रही थी, उसमें आगे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने लाभदायकता अनुपातों में बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात के बारे में जानकारी ली थी। आज पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल। यह अनुपात अंशधारियों, लेनदारों और विभिन्न प्रकार के हित रखने वाले और पूंजी लगाने वाले व्यक्तियों के लिए अनुपात उपयोगी है। यदि इनका संतोषजनक परिणाम नहीं रहता है तो व्यापार के लाभ पर, ख्याति पर और आगे धन इकट्ठा करने पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। इसमें सबसे पहले विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय को देखेंगे। विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय से आशय यह है कि किसी भी व्यवसाय में विनियोग करने का प्रमुख उद्देश्य विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय कमाना है। इसलिए किसी संस्था की संपूर्ण लाभदायकता का माप करने के लिए यह आवश्यक है कि लाभ की तुलना विनियोजित पूंजी से की जाए। इस उद्देश्य से विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की गणना की जाती है। इसे विनियोगों पर प्रत्यय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। यह अनुपात विनियोजित पूंजी तथा लाभों में संबंध स्पष्ट करता है, जिसकी गणना शुद्ध लाभ में विनियोजित पूंजी का भाग देकर 100 से गुणा करके की जाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा 100। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केवल मात्र एक ये फॉर्मूला है जिसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया जाता है, बाकी सब में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाता है। इसका एक वैकल्पिक फॉर्मूला और है, एसेट्स टर्नओवर गुणा प्रॉफिट मार्जिन। एसेट्स टर्नओवर गुणा प्रॉफिट मार्जिन करके भी आप जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की टर्म काफ़ी वाइड है, जिसको आप संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष दोनों से ज्ञात कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए हमें टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स को घटाना पड़ता है और टोटल एसेट्स में सामान्यतः उन संपत्तियों को शामिल करते हैं जिनका कोई वसूली योग्य मूल्य होता है। जिनका कोई वसूली योग्य मूल्य नहीं होता है उन्हें शामिल नहीं करते हैं। इसी प्रकार से कृत्रिम संपत्तियों को भी शामिल नहीं किया जाता है। और अगर दायित्व पक्ष की बात करें तो दायित्व पक्ष में संपूर्ण दायित्वों को इंक्लूड करते हैं, जिसमें केवल चालू संपत्तियों को छोड़ दिया जाता है और संपत्तियों के जो अमूर्त काल्पनिक हिस्से हैं उनको भी हटा दिया जाता है, काल्पनिक संपत्तियों को हटा दिया जाता है। साथ में जिनका वसूली योग्य मूल्य नहीं है उनको भी हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए विनियोजित पूंजी प्राप्त होती है संपत्ति पक्ष से और दायित्व पक्ष से। कई बार कई पुस्तकों में कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, विभिन्न प्रकार की टर्म्स का यूज़ किया जाता है। तो वह प्रश्न पर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है, यानी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करना है या कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करना है या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करना है। यह प्रश्न की मांग के अनुसार यूज़ किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण जो है वह सूत्र है। संस्था की लाभदायकता को मापने के लिए इसका प्रमुखतया
उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो फॉर्मूला है वह है अंशधारियों के कोषों या समता पर प्रत्यय। अंशधारियों के कोषों या समता पर प्रत्यय, जिसको रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी और नेटवर्थ के रूप में जानते हैं या पुकारते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट बटे शेयर होल्डर्स फंड और नेटवर्थ। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शेयर होल्डर्स फंड और नेटवर्थ एक ही होता है। और शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है कि इसमें टोटल जो शेयर कैपिटल है, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल है चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इसमें से कृत्रिम संपत्तियां और हानियों का समायोजन किया जाता है। साथ में जितने भी रिजर्व फंड होते हैं, इंटरनल जो रिजर्व फंड होते हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, या अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, या कोई और रिजर्व जो बना रखा है, उन रिजर्व्स को भी शामिल किया जाता है। यानी कि शॉर्ट में अगर बात करें तो नेटवर्थ या शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ करके शेयर होल्डर्स फंड ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात हमें प्रॉफिट की तुलना शेयर होल्डर्स फंड से करके बताता है कि हमारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देने के लिए कितना है, शेयर होल्डर्स के लिए कितना रिटर्न जो है वो दे सकता है, कितना उनको पैसा दे सकता है, कितना उनको भुगतान कर सकता है एज ए डिविडेंड, एज ए बोनस, जो भी है, तो वो कितना दे सकता है उसके बारे में जानकारी देता है। तो यह अनुपात अंशधारियों के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होंगे, जिनमें रिटर्न कम होगा उनमें इन्वेस्टमेंट भी कम होंगे। तो इस प्रकार से अंशधारियों के कोषों पर प्रत्यय या समता पर प्रत्यय जो है वह अंशधारियों के हितों को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है। तीसरा है समता अंशधारियों के कोषों पर प्रत्यय। समता अंशधारियों के कोषों पर प्रत्यय, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। सामान्यतः यह माना जाता है कि ऋण पत्रधारी और पूर्वाधिकार अंशधारी जो है वो बाहरी व्यक्ति होते हैं, जबकि समता अंशधारी जो होते हैं वो आंतरिक सदस्य के रूप में माने जाते हैं। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और जो डिबेंचर होल्डर्स है इनका भुगतान निश्चित होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का भुगतान जो है वो निश्चित नहीं होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना एग्जैक्टली मिल सकता है इसका अनुमान लगाने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड ज्ञात किया जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बटे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड किया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो फंड उपलब्ध है, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल्स का भाग देकर के आप जो है उस पर रिटर्न ज्ञात करते हैं, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देकर के आप जो है उनको प्रति अंश मिलने वाला भुगतान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो है सामान्यतः, जैसा कि मैंने बताया कि समता अंशधारियों को कितना लाभ उपलब्ध होगा उसके बारे में हमें जानकारी देता है, ताकि समता अंशधारी अपने विनियोगों की तुलना अन्य विनियोगों से कर सकते हैं। अर्थात अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करें तो उनको कितना पैसा मिल सकता है, कितना लाभ मिल सकता है, इन सब के बारे में जो है एक जानकारी प्रदान करता है, स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार से चौथा जो रेशियो है वह कुल संपत्तियों पर प्रत्यय, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स गुना 100। तो टोटल एसेट्स में आपको सभी संपत्तियों को शामिल करना है, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संपत्तियों में ऐसी संपत्तियों को छोड़ देना है जिनका वसूली मूल्य कम है, या मूर्त संपत्तियों का केवल वसूली मूल्य लेना है, और उनमें से ह्रास वगैरह सब घटा करके उसके बाद अपने को उनका मूल्य लेना है। इसमें गैर व्यापारिक विनियोग वगैरह शामिल नहीं किए जाते हैं, और इनको ध्यान में रखकर अपने टोटल एसेट्स पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसका आंकलन आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा आज पूंजी पर आधारित जो अनुपात है उनको अपन 4 भागों में देख सकते हैं। इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं।
पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात, जिसमें पहला है विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। दूसरा जो है वह है अंशधारियों के कोषों पर प्रत्यय या समता पर प्रत्यय के नाम से जानते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कह सकते हैं इसको, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कह सकते हैं इनको, और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कह सकते हैं। तीसरा जो है वह है समता अंशधारियों के कोषों पर प्रत्यय, जिसको रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं। और चौथा जो है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स के बारे में है। तो इस प्रकार से ये चार जो अनुपात हैं वह संस्था की लाभदायकता और अंशधारियों के हितों और स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, जैसे लेनदार हैं, ऋण पत्रधारी हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी अनुपात की श्रेणी में इनको रखा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।